साथियों, आप सभी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पूर्व में समीक्षा अधिकारी सहायक समिति परीक्षाएं कराई गई हैं, उन परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र हैं, चाहे वो प्री की परीक्षाएं हो या मुख्य परीक्षा हो, उन प्रश्न पत्रों को यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और ये प्रश्न पत्र आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि कई प्रश्न जो है वो रिपीट होते हैं। और दूसरी चीज कि कई बार क्या होता है कि आपको इससे पता चलता है कि किस प्रकार के प्रश्न आयोग पूछ सकता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है RO ARO 2021 का जो मुख्य परीक्षा हुई थी, उस मुख्य परीक्षा का जो सामान्य अध्ययन वाला प्रश्न पत्र जिसमें 120 प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? तो ये निमंत्रण दिया था किसने? दौलत खान ने। उस्ताद अली मुस्तफा हसन खान दौलत खान, तो दौलत खान ने दिया था। ठीक है। देखिए, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। वास्तव में दौलत खान की सोच यह थी कि बाबर भी तैमूर की तरह भारत को लूटकर वापस अपने देश चला जाएगा, जिससे इब्राहिम लोधी की स्थिति कमजोर होगी, जिसका लाभ वो उठाकर वह अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता था। आगे बढ़ते हैं। डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक जो है जोनाथन पैरी हैं। जोनाथन पैरी हैं। इनकी अन्य पुस्तकों में द पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रोटिज्म और क्लासेस ऑफ लेबर कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, ब्लीचिंग पाउडर क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट कहते हैं, ना कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो यहां पर आपका बी वाला सही नहीं है। वहीं वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट होता है और बेकिंग सोडा जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। जो वॉशिंग सोडा होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, जबकि बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि दो सूचियां दी गई हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और उनकी राजधानी शहर के बारे में, तो इन्हें हमें सुमेलित करना। देखिए, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है? न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है। क्वींसलैंड की राजधानी क्या है? क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी, क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन। विक्टोरिया की राजधानी क्या है? मेलबर्न है। तो 4 से मिलाइए। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है। 3 से मिला दीजिए, तो 2143 सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से दो सूचियां हैं संगठन और उनके स्थापना वर्ष के बारे में, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो यहाँ पे जो सुमेलन है उसको देख लेते हैं। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 1953 में हुई थी। मतलब संगीत नाटक अकादमी की स्थापना पहले हुई, उसके बाद ललित कला अकादमी की स्थापना हुई है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 में। और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई है? 1979। ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है उसमें संगीत नाटक अकादमी की स्थापना का वर्ष जो है 1952 बताया गया है। ठीक है, 1952 यहाँ पे दिया गया। और ध्यान रखिएगा कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952 में नहीं बल्कि 1953 में हुई है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, ये आपके कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश में है। और ये जो है कार्बेट बाघ अभ्यारण्य जो है उसका एक बफर क्षेत्र है। ठीक है। और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर में स्थित है, जबकि बांधवगढ़, कान्हा, संजय दुबरी ये मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कोयला आधारित बिजली संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका जो दादरी है, दादरी और सिंगरौली जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित जो आपके 5 कोयला आधारित बिजली संयंत्र हैं उनमें से 2 हैं। जबकि डार्ली पाली आपका कहाँ पे है? उड़ीसा में। और विंध्याचल आपका मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी के कोयला आधारित जो बिजली संयंत्र वो 5 हैं: सिंगरौली, दादरी, रिहन, फिरोज गांधी या ऊंचाहार और टांडा में। ठीक है। और एक संयुक्त परियोजना है कोयला आधारित एक बिजली संयंत्र मेजा में है, जो संयुक्त क्षेत्र का संयंत्र है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पशु और उसके नस्ल के संबंध में? तो यहाँ पे आप देखिए, गाय की जो नस्ल है वो देवनी है, बरबरी बकरी है। देवनी गाय है, बरबरी बकरी है। भदावरी जो है वो भैंस है। परंतु गिर जो है, गिर ये भेड़ नहीं है। गिर क्या है? गिर जो है आप देखेंगे ये गाय है। गिर क्या है? गाय है। ठीक है। यहाँ पे डी वाला सही नहीं। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां दी गई हैं
पुस्तक और उसके लेखक के संबंध में, इन्हें हमें सुमेलित करना। देखिए, रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी जो है ये किसकी है? ये आपकी नंददास की है। रास पंचाध्यायी नंददास की, 3 से मिलाइए। चैतन्य भागवत, चैतन्य भागवत जो है ये किसकी है? ये वृंदावन दास की है। चैतन्य मंगल, चैतन्य मंगल जो है जया नंदा की है। और भक्ति रत्नाकर, भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती की है। तो 4 से, तो 3124, 3124 सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? इसमें से आप देखिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो है यह समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा, जबकि 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जबकि जो जल होता है, विटामिन है और लवण, इससे कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, बल्कि ये शरीर की उपापचय को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। तो यहाँ देखिए विटामिन है, यहाँ जल है, यहाँ विटामिन, तो ये आपको ऊर्जा नहीं देते हैं। ठीक है, ये शरीर के उपापचय को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। आगे चलते हैं। अगला है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में से कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर जो हैं ये तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जबकि महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। देखिए, इसके अतिरिक्त द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित हैं? बाल्टिक सागर के तट पर, तो देखिए यहां पर आपका, नहीं सॉरी, क्या है, बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। देखिए, लताविया और पोलैंड भी है, रूस भी है, आपका रूस है, यहाँ पर स्वीडन भी है, परंतु आपका नॉर्वे नहीं है। स्वीडन और नॉर्वे वाला जो है ये नहीं आएगा। देखिए, बाल्टिक सागर के तट पर जो देश है उसमें डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, लताविया, लिथुआनिया, स्वीडन, पूर्वोत्तर जर्मनी, पोलैंड तथा रूस है, परंतु नॉर्वे की सीमा बाल्टिक सागर से नहीं लगती है। बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर की एक शाखा है। बाल्टिक सागर के तट पर ही 3 देश हैं जिन्हें बाल्टिक कंट्री कहते हैं। यह है आपका इस्टोनिया है, लटाविया है, लिथुआनिया है। ठीक है, इस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते थे? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? यहां पर 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सही। पहला देखिए, यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। यह कथन आपका सही है कि जो हिमालय में त्रिशूल शिखर है ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में है। दूसरा, यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची, ये कथन आपका सही नहीं है। पहला सही, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है, क्यों? क्योंकि देखिए, त्रिशूल पश्चिमी कुमाऊं की 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी, जो सबसे ऊंची है, त्रिशूल वन, ये 7120 मीटर है, 7120 मीटर है, जबकि यहाँ कितना दिया है? 7500 मीटर दिया गया। ठीक है, तो इसलिए दूसरा कथन आपका गलत है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग या सब कैटेगरी नहीं है? तो देखिए, पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र ये स्थलीय में आएंगे, आपका निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र ये भी आएंगे, अर्धशुष्क पारिस्थितिकी तंत्र आएंगे, परंतु सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तहत नहीं आएगा। आगे चलते हैं। जनवरी 2022 में घोषित तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन छोड़ दीजिए, अब अपडेट हमें देखना रहेगा। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कि जो पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया था वो 2018 में दिया गया था। आगे, भारत के संविधान के भाग 9A में, भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। किसको किया गया है? तो शहरी क्षेत्र को। देखिए, 9 में जो है आपका ग्रामीण क्षेत्र है, जबकि 9A में जो है वो शहरी क्षेत्र में है, शहरी क्षेत्र है इसमें। तो यहाँ पर केवल आपका ओनली 2 बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 9A में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन इकाइयों को 1992 के 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसे नगर पालिकाएं नाम दिया गया और अनुच्छेद 243P से 243ZG में इससे संबंधित उपबंध शामिल किए गए, जबकि भाग 9 में
पंचायत शीर्षक से ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? कौन सा जैव डीजल पौधा? तो इसमें जेट्रोफा जो है ये जैव डीजल पौधा है। आगे बढ़ते हैं। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो मंदसौर जो है ये आपका किससे संबंधित है? ये आपका कुमारगुप्त प्रथम से। मंदसौर प्रशस्ति जो है ये कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है, उसके संबंधित विवरण देता है। मंदसौर अभिलेख में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। मंदसौर प्रशस्ति की रचना कवि वशव ने की थी। मंदसौर अभिलेख में ही सूर्य पूजा का वर्णन किया गया था। रेशम का काम करने वाले लोगों का भी वर्णन किया गया है। गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम ने ही सर्वाधिक अभिलेख जारी करवाए थे। आगे बढ़ते हैं। पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन सही है? यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। पहला है यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, पार्वती अर्गा सही है। यह एक पक्षी अभयारण्य, ये भी सही है। तो दो के दोनों कथन क्या है? ये दोनों सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पार्वती अर्गा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित एक पक्षी अभयारण्य। अब यह रामसर स्थल के रूप में इसे सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर साइट हैं। आगे बढ़ते हैं। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो ये पौंडीचेरी में। कहां पर हुई थी? 1974 में पौंडीचेरी में हुई थी। ये केंद्र एक स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े होते हैं। जो ये कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाते हैं, ये किसी स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े होते हैं, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और किसानों के बीच अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान में लगभग जो है 725 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, तो इसको आप छोड़ दीजिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी या बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी। तो महानदी सबसे बड़ी है, याद रखे रहिए, कई बार पूछा गया ये। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं वैज्ञानिक नाम और उनके कार्यक्षेत्र के संबंध में, इन्हें हमें सुमेलित करना। देखिए आप इसमें बीरबल साहनी का संबंध किससे है? बीरबल साहनी का संबंध जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से, 3 से मिला दीजिए। केसी मेहता का संबंध जो है पादप रोग विज्ञान से, 4 से मिला दीजिए। पी महेश्वरी का संबंध जो है भ्रूण विज्ञान से, 2 से मिलाइए। एम एस स्वामीनाथन का हरित क्रांति से जिनका हाल ही में मृत्यु हुई है, तो 1 से मिला दीजिए। तो 3, 4, 2, 1 बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ फिर से देख लीजिए, बीरबल साहनी का संबंध जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से है। केसी मेहता का संबंध जो है पादप रोग विज्ञान से है। पी माहेश्वरी का संबंध भ्रूण विज्ञान से है। और एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति से। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डैश उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डैश प्रायोजित की गई है इसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा इसे प्रायोजित किया गया है। विविध कृषि सहायता परियोजना, जिसे शॉर्ट में हम लोग डास्प कहते हैं, का प्रथम चरण 23 सितंबर 1998 में विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया था, जो मार्च 2000 तक चला था। इसका उद्देश्य किसानों की भागीदारी के माध्यम से कृषि विविधीकरण की प्रक्रिया को तेज करना, मतलब कृषि एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन को तेज करना है। जबकि इसका दूसरा चरण जो है नवंबर 2007 में राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया और ये 31 मार्च 2013 को पूरा हुआ। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 2017 में हुई थी। ठीक है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। कृषक समृद्धि आयोग का उद्देश्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करना था। अब हम लोग 2024 में आ चुके हैं। आगे चलते हैं। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जो है वो सही है? तो 2 कथन दिए गए हैं यहाँ पर। देखिए, पहला, वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। ये कथन आपका सही है। दूसरा, हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। हालांकि शासक के रूप में उनके गुण जो हैं युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे, ऐसा नहीं है। केवल यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, ए ऑप्शन। क्योंकि युद्ध के मैदान के अलावा जो शासक के रूप में उनके गुण थे वो भी काफी ज्यादा उल्लेखनीय है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शेरशाह सूरी न सिर्फ एक शासक के रूप में प्रसिद्ध है, बल्कि वह एक सुदृढ़ प्रशासनिक, आर्थिक, सैन्य व्यवस्था आदि के रूप में भी प्रसिद्ध है। वास्तव में उनकी प्रसिद्धि का मूल कारण युद्ध विजय से इतर इसके प्रशासनिक व्यवस्था में ही नहीं थी। जैसे कि हम लोग जो जीटी रोड है उसके बारे में बात करते हैं,
आगे चलते हैं। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ओपन रॉक संग्रहालय कहां पर है ये? तो ये आपका हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में। ठीक है। इसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान CSIR, निगरी NGRI के परिसर में स्थापित किया गया है। इसमें लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं जिनकी आयु 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर के 55 मिलियन वर्ष तक है। आगे चलते हैं। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला-ए कोहना, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला-ए कोहना का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण जो शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करने के बाद अपने निजी इस्तेमाल के लिए मस्जिद का निर्माण कराया, जो उसकी शाही आकांक्षा का प्रतीक बन गया। आगे चलते हैं। यहाँ पे ये 2021 की रिपोर्ट का है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों या किन प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है? तो ये कितने हैं? 17 हैं। ऐसे 17 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के 33% भाग को वनाच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, या 1/3 जो है वनाच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2021 का करंट अफेयर छोड़ दीजिए इसको, आगे बढ़िए। अगला है यहाँ पर कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 4 घटनाक्रम यहाँ पर दिए गए हैं। नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। तो देखिए, इसमें आपका जो क्रम है, इसमें सबसे पहले आपका क्या आएगा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना आपकी 1975 में होती है। फिर नाबार्ड की स्थापना 1982 में होती है। फिर स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992-93 का है, और किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 का। तो ये याद रखिएगा आप। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में, नाबार्ड की स्थापना 1982 में, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992-93 का है, और किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 का है। आगे चलते हैं। जनवरी 2022 में, तो ये जनवरी 2022 का करंट अफेयर, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। यहां ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है, ये कार्यक्रम 1995 में शुरू हुआ था, राष्ट्रीय युवा महोत्सव। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया था? इसे वर्ष 2001 में पारित किया था। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम, इससे पौधों की किस्म, कृषकों और पौधों के संवर्धकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करने तथा पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु लाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है नवंबर 2021 में, तो ये आप करंट का क्वेश्चन है, छोड़िए इसको, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 1952 में, 1952 में, 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था। यह एक संविधानेतर निकाय जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका मुख्यालय है। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को, 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। आगे चलते हैं। अगला है रिंगलमैन स्केल। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है। किसके घनत्व मापन में? तो धुएं के या स्मोक के घनत्व मापन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिंगलमैन स्केल का इस्तेमाल धुएं के मापन के लिए होता है, या धुएं के आभासी घनत्व को मापने का एक पैमाना है। इसका विकास पेरिस के कृषि इंजीनियर प्रोफेसर मैक्सिमिलियन रिंगलमैन ने या के द्वारा 1888 में किया गया था। इस स्केल में सफेद स्तर पर काली रेखाओं के अनुमानित घनत्व के 5 स्तर होते हैं जो कि धुएं का मापन करते हैं। आगे चलते हैं। एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं, 5 सूचनाएं। अब इन्हें हमें क्रम से लगाना है कि क्या क्रम होगा। प्रस्तावना, विषय सूची, अध्याय, अनुक्रमणिका, शीर्षक। तो पहले क्या होगा? पहले किताब में शीर्षक होगा, फिर आपका विषय सूची आएगा, फिर आपकी प्रस्तावना होगी, फिर क्या होगा? अध्याय होंगे, और सबसे लास्ट में अनुक्रमणिका, इंडेक्स होता है ना पीछे, वो होगा। तो शीर्षक के बाद आपका क्या होगा? विषय सूची, फिर प्रस्तावना, फिर अध्याय, फिर अनुक्रमणिका होगी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? तो देखिए, यहां पर आपका चेरो, खरवार, गोंड पाई जाती है, पर सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती है। सहरिया जनजाति जो है वो ललितपुर जिले में पाई जाती है। कहां पर? ललितपुर जिले में पाई जाती है। ठीक है।
और वाराणसी में आपके चेरो, गोंड, खरवार, धुरी, ओझा, नायक, पथरी आदि पाए जाते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में आपका बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है, बिजनौर से प्रवेश करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 108 के तहत है, अनुच्छेद 108 के तहत है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अनुच्छेद 118 के अधीन की जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं थे? तो इसमें देखिए आप, राजा मान सिंह तोमर, तानसेन, सदारंग, अलारंग, ये तीन के तीनों ही जो है हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित रहे हैं, परंतु माल गुर्जरी जो है इनका संबंध इससे नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपका डी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में तीन विधा सूचियों का प्रावधान किसमें है? तो अनुसूची 7 में, अनुसूची 7 में दिया गया है। ठीक है, जिसमें केंद्रीय सूची मतलब संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो देखिए इसमें यशपाल, भगत सिंह, छबीलदास शामिल थे, परंतु अंबिका चक्रवर्ती इसमें शामिल नहीं थे। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में की थी। इसके प्रसिद्ध सदस्यों में भगत सिंह, छबीलादास, यशपाल, जयपाल, राजगुरु आदि थे। अंबिका चक्रवर्ती नौजवान सभा के सदस्य नहीं थे। आगे चलते हैं। सुगमता सूचकांक के संदर्भ में, सुगमता सूचकांक या ईज इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? यहां पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला, यह एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का तरीका सही है। यह भारत में एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम हेतु व्यापार सुगमता को आकलित करता है। 2 के दोनों कथन यहां पर सही हैं। आगे चलते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो देखिए विटामिन बी और सी जो है ये दोनों ही जल में घुलनशील है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बी और सी दोनों उत्तर होंगे। ठीक है, तो विटामिन बी और सी जो है ये दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं। ठीक, और जो जल में घुलनशील होते हैं, देखिए जल में घुलनशील विटामिन शरीर में जमा नहीं होते हैं, जबकि जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, मतलब इसके अतिरिक्त बी और सी के अतिरिक्त जो है ए, डी, ई के, ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं, जल में नहीं। वसा में घुलनशील विटामिन शरीर के यकृत वसा उत्तक और मांसपेशियों में जमा होते हैं। आगे चलते हैं। देखिए विटामिन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, किसने किया था? सी फंक के द्वारा किया गया था। डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? डॉप्सन इकाई से ओजोन सांद्रता नापते हैं। क्या नापते हैं? ओजोन की सांद्रता मापते हैं, ओजोन कंसंट्रेशन मापते हैं। ठीक है, इसी के माध्यम से बताते हैं कि ओजोन जो होल की बात करते हैं, इसी के माध्यम से बात की जाती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? देखिए ये थे 1929 में जवाहरलाल नेहरू। देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे शॉर्ट में हम लोग एटक कहते हैं, एटक की स्थापना 1920 में बंबई में हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। और इसी क्रम में 1929 में इसके अध्यक्ष कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। बालकश झील निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? तो बालकश झील जो है, बालकश झील, ये कजाकिस्तान में, कहां पर है? कजाकिस्तान में, ध्यान रखिएगा। इस झील का बेसिन जो है 2 देशों कजाकिस्तान और चीन के बीच साझा होता है। और यह एशिया की जो ये आपकी बालकश झील है, ये एशिया की तीसरी तथा विश्व की 15वीं सबसे बड़ी झील है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यह झील एक एंडोरेइक या बंद बेसिन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। पैसरा, लखैया, बीरभानपुर, महदहा। तो देखिए यहां पर देखिए आपका मध्य पाषाणिक स्थलों की भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की ओर जो क्रम है, इसमें देखिए आपका महदहा कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। लखैया उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। पैसरा बिहार में। और बीरभानपुर जो है पश्चिम बंगाल में। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? इसमें उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जो है सबसे आपका पश्चिम में पड़ेगा, तो महदहा सबसे पहले आएगा। फिर मिर्जापुर इसके बाद में आएगा, इसके पूर्व में होगा, तो आपका लेखिया होगा, फिर आपका बिहार आएगा पैसरा, फिर आपका पश्चिम बंगाल बीरभानपुर। आगे चलते हैं। 2 सूचियां विटामिन
दो सूचियां हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना। देखिए विटामिन, इसमें से विटामिन कौन सा है? तो कैरोटीन जो है आपका, कैरोटीन, कैरोटीन जो है आपका क्या है? वो विटामिन है। एक सेकेंड, विटामिन कौन सा है इसमें चारों में? तो कैरोटीन, दो से मिला दीजिए। एंजाइम कौन सा है? एंजाइम, तो पेप्सिन जो है एंजाइम है। हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन जो है ये हार्मोन है, तो चार से मिलाइए। प्रोटीन कौन सा है? केराटीन, केराटीन जो है ये प्रोटीन है, तीन से मिला दीजिए। तो 2143 डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां हैं, स्थल और संबंधित तीर्थंकर, ये हमें सुमेलित करना है। यहां पर देखिए श्रावस्ती का संबंध किससे है? शंभवनाथ से। श्रावस्ती का संबंध जो है वो शंभवनाथ से है, चार से मिलाइए। काकंदी का संबंध जो है, काकंदी का सुविधानाथ से, सुविधानाथ, तो तीन से मिला दीजिए। अयोध्या का संबंध, अयोध्या का संबंध किससे है? ऋषभनाथ से, अयोध्या का संबंध ऋषभनाथ से है। और पभोषा का संबंध जो है, पभोषा का संबंध जो है पदम प्रभु से है। पभोषा का संबंध पदम प्रभु से है, तो दो से मिला दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका? ये 4312, 4312 सी ऑप्शन। फिर से देख लीजिए, श्रावस्ती का संबंध जो है, श्रावस्ती का संभवनाथ से है, काकंदी का सुविधानाथ से है, अयोध्या का ऋषभनाथ से, और पभोषा का पदम प्रभु से है। आगे बढ़ते हैं, अगला है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। यहां पर अभी ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसको भी छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में किस भाषा में लिखी थी? तो ये गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो है ये फारसी भाषा में, किस भाषा में? फारसी भाषा में इन्होंने लिखी थी। इसका मतलब क्या होता है? एकेश्वरवादियों को उपहार। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा तथा 1828 में ब्रह्म सभा का गठन किया था। 1815 में आत्मीय सभा, फिर 1828 में ब्रह्म सभा का गठन किया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? इंसुलिन, साइटोकाइनिन, एजुस्टेन और थायरॉक्सिन। इसमें साइटोकाइनिन जो है, साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन है, ठीक है। अन्य पादप हार्मोन में ऑक्सिन, एथिलीन, एबिसिलिक अम्ल, जिबरेलिन्स इत्यादि आते हैं। देखिए साइटोकाइनिन हार्मोन का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन को प्रेरित करना है, ठीक है, जबकि इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन ये मानो हार्मोन है, मानो हार्मोन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे जो है नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो ये नाइट्रेट के रूप में, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में अर्थात NO3 के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मात्रा में नाइट्राइट, NO2 तथा अमोनियम के रूप में भी लेते हैं। नाइट्रोजन पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक है, इनकी कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां हैं बादशाह और उनके दीवान के संबंध में। तो यहां पर देखिए अकबर के दीवान कौन थे? अकबर के दीवान जो थे मुजफ्फर खान, अकबर के दीवान मुजफ्फर खान थे, तो तीन से। जहांगीर के दीवान, जहांगीर के गियास बेग इत्माउद्दौला, गियास बेग इत्माउद्दौला ये जहांगीर के थे, तो वन से मिला दीजिए। शाहजहां के जो थे सादुल्ला खां, शाहजहां के सादुल्ला खां। औरंगजेब के असद खां, औरंगजेब के असद खां। तो 3142 डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर से देखते हैं। देखिए अकबर के दीवान कौन थे? मुजफ्फर खान, जहांगीर के गियास बेग इत्माउद्दौला, शाहजहां के सादुल्ला खां, औरंगजेब के असद खान। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है संस्थान और लोकेशन उसकी अवस्थित के संबंध में? तो देखिए यहां पर जो आपका राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र है, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग या राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, ये कहां पे है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। दूसरा है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, ये कानपुर में है। तीसरा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये गोरखपुर में नहीं बल्कि बनारस में है। कहां पे है? बनारस में, तो सी वाला सही नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, सही है। आगे चलते हैं। अगला है नवंबर 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए अहमद नसर अल रईसी किस देश के हैं? तो ये जो है आपके कहाँ के हैं? संयुक्त अरब अमीरात के, ठीक है। ये अभी भी हैं, इनका कार्यकाल जो है 4 वर्ष का, 2021 से 2025 तक रहेंगे ये, तो अभी भी ये इंटरपोल के अध्यक्ष हैं, तो इसलिए आप इनको याद रखिएगा, अहमद नसर अल रईसी, संयुक्त अरब अमीरात। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है? तो कौन सी है? गेहूं, आलू, चावल, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आलू है, ठीक है। आलू इसके तहत आपकी शामिल है, आलू है, टमाटर है, प्याज, ये सब शामिल है। देखिए आलू की फसल जो है वो मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है। 2014-15 में
500 करोड़ रुपए के कोष के साथ मूल्य स्थिरीकरण निधि को मंजूरी प्रदान की गई। राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है। राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है यह जो कोष है, जिससे वे अस्थिर वस्तुओं जैसे कि प्याज, आलू, दाल पर मूल्य स्थापित कर सकें। देखिए 2014-15 में आलू, प्याज और दालों जैसी आवश्यक कृषि वस्तुओं को जो इसमें शामिल किया गया है। आगे चलते हैं। वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? दो कथन यहां पर दिए गए हैं, बताना सही कौन सा। पहला, वाणिज्य के संबंध में कॉमर्स यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। सही है। यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों में से संबंधित है। ये दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन। देखिए वाणिज्य के संदर्भ में ये जो दोनों कथन सही है। वाणिज्य जो है यह व्यवसाय का वह क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है तथा यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने से संबंधित है। वाणिज्य के अंतर्गत किसी आर्थिक महत्व की वस्तु जैसे सामान, सेवा, सूचना या धन का दो या दो से अधिक व्यक्ति या संस्थाओं के बीच सौदा किया जाता है और धन प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया कार्य वाणिज्य कहलाता है। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो मोटे अनाज वाली फसलों को, जो मिलेट क्रॉप्स हैं, जो मोटे अनाज, इन्हें क्या नाम दिया गया? श्री अन्न। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है, मेडिटेरियन जो फॉरेस्ट है वहां नहीं पाया जाता है। देखिए आपका ओक, चेस्टनट, जैतून ये सभी के सभी भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं, परंतु सागौन जो है ये भूमध्य सागरीय वनों में नहीं बल्कि उष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है। सागौन जो है ये उष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? गोदावरी, तो देखिए आपका कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र जो है ये गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है और यह भारत में सुंदरवन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। देखिए मैंग्रोव आवरण में वृद्धि प्रदर्शित करने वाले जो शीर्ष 3 राज्य हैं भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार, तो उसमें उड़ीसा नंबर 1 पे है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटका है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? तो देखिए यहां पर होकेरा आंध्रभूमि ये कहां पर है आपका? तो इसको छोड़िए, पहले आपका जो पॉइंट कैलेमर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य है, ये एक सेकंड, ये जो है आपका तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में, कहां पे है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, बुलर झील आपका जम्मू कश्मीर में है, तो सोमरारी भी वहीं पे है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पे आपका बी उत्तर जो है ये सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, यदि किसी समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो भारत के प्रधान न्यायाधीश जो सीजीआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 4 घटनाक्रम है, प्रोजेक्ट हाथी, जैव विविधता अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर। यहाँ पर देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब का? 1972 का, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का, प्रोजेक्ट हाथी 1992 का, जैव विविधता अधिनियम 2002 को। इसी क्रम में आप लगा देंगे। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है, प्रोजेक्ट हाथी में 1992 का है और जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? मध्य पूर्व का, मिडिल ईस्ट का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है थोड़ा सा विवाद में है। जो मिडिल ईस्ट है उसमें आपका जॉर्डन है, इजराइल है, ये ही है, लेबनान भी है। ठीक है, लेबनान है। इसके अतिरिक्त आपका सीरिया भी है, तुर्की भी आता है। तो ऐसा कोई इनमें से नहीं है जो मिडिल ईस्ट में नहीं आता है। देखिए जॉर्डन, इजराइल, इराक, ईरान, लेबनान, यमन, कतर, सीरिया, तुर्की, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात, साइप्रस, ये सभी के सभी जो है मिडिल ईस्ट में आते हैं। आगे चलते हैं। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में अवस्थित है? तो ये जो है आपका बलूचिस्तान में, कहां पर है? बलूचिस्तान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। ठीक है,
और यह एशिया का सबसे पुराना आधुनिक शैक्षणिक संस्थान है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन छोड़िए, आगे बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? तो ये जो है आपका संवेग संरक्षण, मोमेंटम कंजर्वेशन पे कार्य करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, न्यूटन के साथ साथ न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ साथ न्यूटन के तृतीय नियम के संयोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है संवेग संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार यदि एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षण के अन्य उदाहरणों में है हवा से भरे गुब्बारे, बंदूक से निकली गोली इत्यादि। आगे चलते हैं, दो सूचियां हैं, स्मारक और उसके निर्माता, यहां पर हमें इन्हें सुमिलित करना। देखिए, अटाला देवी मस्जिद के निर्माता कौन थे? इब्राहिम शाह शर्की, दो से मिलाइए। छोटा सोना मस्जिद इसके कौन है? इसके हैं वली मोहम्मद। कदम रसूल का निर्माण करवाया था किसने? नुसरत शाह ने, नुसरत शाह वन से हो गया। और अदीना मस्जिद पांडुआ, इसके सिकंदर शाह, 3 से। तो आपका 2413। फिर से देख लीजिए, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह शर्की ने, छोटा सोना मस्जिद का वली मोहम्मद ने, कदम रसूल का नुसरत शाह ने, और अदीना मस्जिद पांडुआ का सिकंदर शाह ने। आगे बढ़ते हैं, यहां पर रीजनिंग का क्वेश्चन इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना 4 घटनाक्रम है। अंबेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, तुकारोई का युद्ध, मालवा पर मुगल आक्रमण, उड़ीसा पर कर रानी की विजय। तो देखिए, यहां पर घटनाक्रमों को देखते हैं। तो इनमें सबसे पहले क्या होगा? पहले मालवा पर मुगल आक्रमण होता है 1561 में। फिर आमेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह होता है 1562 में। फिर आपका उड़ीसा पर कर्रानी की विजय होती है 1567-68 में। फिर तुकारोई का युद्ध होता है 1575 में। तो ये क्रम याद रखिएगा, मालवा पर मुगल आक्रमण 1561, फिर अंबेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह 1562, उड़ीसा पर कर्रानी की विजय 1567-68 और तुकाराई का युद्ध 1575। आगे चलते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है ये नीति आयोग ने कब शुरू किया था? तो इसे नीति आयोग ने जो है जनवरी 2018 में इसे प्रारंभ किया था। ठीक है, तो यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है आपका कि भूटान ने दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्वाल्पो प्रदान किया था? तो भारत के प्रधानमंत्री को किया था। आगे चलते हैं, देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? कानूनी नाम क्या है? द यूनियन ऑफ इंडिया। क्या नाम है? द यूनियन ऑफ इंडिया है। कानूनी नाम क्या है? द यूनियन ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति संबंधित है? तो अनुच्छेद 280 है। आगे बढ़िए, भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। किसके लिए प्राप्त है? तो भारत के संघ के लिए, भारत संघ के लिए प्राप्त है। भारत का प्रदेश उप प्रदेश डोमिनियन के लिए प्राप्त है। विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिकों उनकी संपत्ति के लिए नहीं, केवल आपका भारत के संघ और भारत के प्रदेश या उप प्रदेश डोमिनियन के लिए। तो 1 और 2 यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला है आपका ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या से कथन सही है? 2 कथन है। यह झील जो है, यह झील 4 देशों से घिरी हुई है। विक्टोरिया झील जो है 3 देशों से, केन्या, तंजानिया और युगांडा, 3 देशों से घिरी है, 4 से नहीं। ठीक है, ये गलत है। यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित, ये सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है तथा दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी है। यह झील अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों केन्या, तंजानिया और युगांडा में विस्तृत है। और विक्टोरिया झील से जो है आपकी विषुवत रेखा भी गुजरती है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, यहां पर रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? यहां पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, 2 कथन। पहला है, यह व्यापार अर्थात ट्रेड, यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, सही है। व्यापार में ही होता है ना, मांग और आपूर्ति, ये सही है। दूसरा, यह केवल मांग पक्ष से संबंधित नहीं, यह मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष दोनों से संबंधित है। यहाँ पे पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं किससे? तो एंटीबायोटिक्स जो है जीवाणु से, एंटीबायोटिक
जीवाणु से, बैक्टीरिया से। देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली प्राकृतिक एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, मक्के का संबंध किससे? नर मंजरी निकलना, नर मंजरी निकलना। मूंगफली का खूंटी बनना। तंबाकू का शीर्ष कर्तन है, परंतु काबुल चना का किले निकलना नहीं है। काबुल चने में किले नहीं निकलते। किले निकलने वाले फसल हैं गेहूं, धान, जौ, मक्का आदि। गेहूं, धान, जौ, मक्का आदि। आगे चलते हैं। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्र कवि नहीं था? तो देखिए, शिव कुमार बटालवी, डी ऑप्शन, शिव कुमार बटालवी जो हैं स्वाधीनता पूर्व भारत के राष्ट्रवादी कवि नहीं थे, वे रोमांटिक कवि थे। उनकी प्रमुख रचनाओं में क्या है? आरती, लाजवंती, लूना, अलविदा इत्यादि। जबकि रंगलाल, नवीन चंद्र सेन, हेमचंद बनर्जी, ये सभी के सभी क्या थे? ये राष्ट्रवादी कवि थे। राष्ट्रीय कवि की बात नहीं, राष्ट्रवादी कवि की बात हो रही है। आगे चलते हैं। अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन दिए गए यहां पर अलास्का के संबंध में। पहला, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य सही है, इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था। दोनों सही है, दो के दोनों कथन यहां पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो एस सोमनाथ को, ये अब वर्तमान में भी इसरो के अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया, उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया संबंधित है किससे? तो यह जो है स्टैंड अप इंडिया, ये महिला, SC ST से संबंधित है। इसे वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया था, वर्ष 2016 में। अगला है दिसंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन दक्षिण एशिया के निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हुए? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। इसको रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ दीजिए। अगला है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सफल क्लोन जानवर है? तो कौन सा है आपका? भेड़ है। देखिए, भेड़ जिसका नाम डॉली था, इसका जन्म 1996 में 5 जुलाई को हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के रोजलिन इंस्टीट्यूट के इयाना बिलमट और कीथ कैम्बेल द्वारा यह विकसित की गई थी। डॉली द्वारा 6 बच्चों को जन्म दिया गया तथा 7 वर्ष पूरे होने से पहले ही फेफड़े की बीमारी से इसकी मृत्यु हो गई। यहां पर ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। केंद्रीय औषध एवं सगंध पौध संस्थान निम्नलिखित में किस स्थान पर है? तो ये लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ में। इंग्लिश में क्या नाम है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। तो ये कहां पे? लखनऊ में है, ध्यान रखिएगा। यह औषधि एवं सुगंधित पौधों के क्षेत्र में शोध, विकास एवं प्रचार प्रसार का कार्य करता है। यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की एक अग्रणी पादप अनुसंधान प्रयोगशाला है। इसके 4 अन्य शोध केंद्र बेंगलुरु, हैदराबाद, पंतनगर और पुरारा, बागेश्वर में स्थित है। बागेश्वर आपका उत्तराखंड। आगे चलते हैं। इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? तो यहां पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला, इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल है, सही है। इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, दो के दोनों कथन यहां पर सही हैं, इसलिए आपकी यहां पे सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। देखिए, इसकी राजधानी पहले जकार्ता थी, अब इस राजधानी जो है इसकी नुसंतारा, जकार्ता से स्थानांतरित करके नुसंतारा बना दी गई है। आगे चलते हैं। और इंडोनेशिया के बारे में याद रखिएगा, यह दुनिया का चौथा सर्वाधिक आबादी वाला और सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। यहां पर ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है, जिसे कहते हैं, हल्दी जो है भूमिगत तने का उदाहरण है, जिसे क्या कहते हैं? इसे राइजोबोम कहते हैं। हल्दी के राइजोम प्रकंद को भोजन में प्रयोग किया जाता है। हल्दी के राइजोम, यहाँ पे डी ऑप्शन है, हल्दी के राइजोम या प्रकंद को भोजन में प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का भूमिगत तना है। इसका प्राकृतिक एंटीबायोटिक एवं एंटीसेप्टिक के रूप में, जैसे कटने पर, सूजन पर तथा दर्द निवारक आदि में प्रयोग किया जाता है। हल्दी जो है जिजी कुल का पौधा है, जिसका वानस्पतिक नाम क्या है? करकुमा लौंगा है। आगे चलते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जो है स्टेरॉयड है, ध्यान रखिएगा। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉयड है। शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए लीवर द्वारा उत्पन्न किया जाता है इसे। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, इसे लीवर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह मोम जैसा चिकना पदार्थ है जो ब्लड प्लाज्मा द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचता है।
कोलेस्ट्रॉल अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है और कोशिका भित्ति, उत्तक हार्मोन, विटामिन डी और पित्त अम्ल बनाने के लिए आवश्यक होता है। उत्तक हो गया हार्मोन है, विटामिन डी और पित्त अम्ल को बनाने के लिए ये आवश्यक होता है। लेकिन इसका स्तर अधिक होने पर खून की नलियों में जमने लगता है, जिससे वे सक्रिय हो जाती हैं। हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है जैसे रोग के खतरे बढ़ जाते हैं। अगला है, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या से सही है। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। वन्य जीव अभ्यारण्यों की सबसे अधिक संख्या कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान है और आपका अंडमान निकोबार में कुल कितने हैं? 96 वन्य जीव अभ्यारण्य है। आगे चलते हैं। यहाँ पे करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए, परंतु ये उसका है, इसको थोड़ा देख लें। खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं? तो कौन से हैं बॉक्साइट के? तो यहां पर देखिए, आपका उड़ीसा है और गुजरात है। उड़ीसा और गुजरात, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि उड़ीसा का कालाहांडी तथा कोरापुट जो है, उड़ीसा का कालाहांडी और कोरापुट जिला बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, और बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का क्या होता है? अयस्क होता है। आगे चलते हैं। ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की थी? तो यह है उदय योजना। कौन सी योजना है? उदय योजना, जिसे नवंबर 2015 में प्रारंभ किया गया था। इसका पूरा नाम क्या है? उज्ज्वला डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। आगे चलते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। अगला है, पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है? इसके लिए एथिलीन गैस का, पॉलीथीन बनाने में एथिलीन C2H4 का इस्तेमाल करते हैं। एथिलीन को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलकीकरण के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग पैकिंग की थैलियां, तार के ऊपर का आवरण बनाने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में, किसमें? राष्ट्रपति में निहित होती है। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर केवल पहला कथन ही आपका सही है। आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53(1) के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह उसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका तथा प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। यहाँ पे 2 सूचियां हैं, इन्हें हमें सुमिलित करना है। न्यूनतम आयु अर्हता और ऑफिस मतलब पद, किस पद के लिए कितनी न्यूनतम अर्हता चाहिए होता है। देखिए यहां पे देख लेते हैं। पंचायत सदस्य के लिए 21 वर्ष, राज्य विधानसभा सदस्य बनने के लिए, विधायक बनने के लिए 25 वर्ष, राज्य विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए, 30 वर्ष और भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। ठीक है, जैसे लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए आपका 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा के लिए आपका 30 वर्ष होना चाहिए। आगे चलते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे 2 कथन है। तो देखिए, पहला, इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के रूप में हुई थी। यह कथन आपका सही है। दूसरा, ये दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा नहीं, ये इक्वाडोर का हिस्सा है। तो पहला सही, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में से किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो किन फलों का है? तो देखिए यहां पर ये जो है आपका आम और पपीते का सबसे बड़ा उत्पादक है पूरे विश्व में। ठीक है, आगे चलते हैं। नटराज नृत्य के भगवान की, नटराज अंगूर और संतरा में नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अंगूर और संतरे में नहीं है। नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जो है वो सही है? तो देखिए यहां पे 2 कथन दिए गए हैं। पहला, यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। सही है। अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहनते हैं, बाएं में एक महिला का। ये 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों। ठीक है, चोलकालीन नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक मूर्तियों में से एक है, जो नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है और अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल और बाएं में एक महिला का, यह नर और मादा के संलयन का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे हम लोग अर्धनारीश्वर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं।
यहां पर आप रीजनिंग का क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ये भी रीजनिंग का देख लेते हैं। जिस प्रकार भाग या पार्ट संपूर्ण से संबंधित, उसी प्रकार चाप किससे संबंधित, चाप जो है आपका परिधि से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये जो है आपका कहां पे है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आपका लखनऊ में है। कहां पे है? लखनऊ में है, ठीक है। इसकी स्थापना जुलाई 1989 में हुई थी। और उत्तर प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1952 में लखनऊ में की गई थी। तो ये भी आपका लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। आगे चलते हैं। यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं यहां पर। पहला, राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। उत्तरी जर्मनी के लिए नहीं, बल्कि पश्चिमी जर्मनी के लिए है। उत्तरी जर्मनी के लिए नहीं है, पश्चिमी जर्मनी के लिए, ठीक है। तो इसलिए आपका पहला कथन जो है वो गलत है। दूसरा, रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित, ये सही है आपका, और ये सबसे बेस्ट बंदरगाहों में से एक है। यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 के बारे में, ये छोड़ दीजिए, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे चलिए। अगला है, भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को, भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया था? 2008 में किया गया था, 30 जून 2008 को। इसमें 8 राष्ट्रीय मिशन है। कौन कौन से हैं इसको एक बार देख लीजिए। राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन। तो ये 8 हैं आपके। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? स्थान और उत्तर प्रदेश के जिले। देखिए आपका कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। बटेश्वर कहां पे है? आगरा में है। देवास्वरूप जौनपुर में नहीं, बाराबंकी में है, तो बी वाला सही नहीं है। शंकिशा फर्रुखाबाद में, बिठूर कानपुर में है। तो इस प्रकार से यहां पर हम लोगों ने इस प्रश्न पत्र को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।